हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, क्या आप 17 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लगभग 100 क्वेश्चन में से 80 प्रश्न सही करने का टारगेट आ चुका है? क्या आपको कंप्यूटर के सामने जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसमें से लगभग पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं? तो उसी के लिए साथ ही आज की इस क्लास में अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको खुद बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये क्लास आपको पूरी करनी है और यहाँ से आप अपनी तैयारी को परख लेंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। क्या जब हम कंप्यूटर के सामने बैठेंगे 17 नवंबर को तो हम कितना स्कोर कर सकते हैं, इसी क्लास से आपको मालूम हो जाएगा। तो साथ ही यदि आप इन 80 क्वेश्चन में से लगभग 65 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। बस आपको डेली क्लास लेना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट को लगाना है। तो आप लगभग 100 क्वेश्चन में से जो ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाएंगे उसमें से 80 प्लस स्कोर आराम से करेंगे, क्योंकि साथ ही इस क्लास में वही क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या जो आपका जीके साइंस में पूरे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से लगभग आपको 40 प्लस स्कोर हो सकता है कि नहीं। तो इस क्लास में साथ ही जीके साइंस के अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन साथ ही तराशा गया है जो कि हर एक शिफ्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखते हैं इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो साथ ही इस टाइम डेली क्लास सुबह 8 बजे आ रही है, एक दोपहर 2 बजे, तो ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए भाई, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो भाई पहला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1920 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। 1987 में चौधरी देवी लाल ने किस युद्ध या आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए साथी। तो याद रखिएगा 1987 में चौधरी देवी लाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो साथ ही जैसे धर्मनिरपेक्ष का है, गणतंत्र का है, समाजवादी का है, लेकिन संघवाद का नहीं है। तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बताइए, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो याद रखिएगा 15 महिला थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ ही याद रखिएगा बी पट्टाभी सीतारामैया थे। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? बताइए, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1946 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है? बताइए साथी, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुसूची 10 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? बताइए 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297 पर। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? बताइए 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? तो याद रखिए 7 मौलिक अधिकार को शामिल किए गए थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ओके, इससे क्या होगा कि जब क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए 5 अधिकारों का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी? बताइए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1966 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन थे? बताइए भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन थे? तो साथ ही याद रखिएगा केसी नियोगी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? तो बंगाल की भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1929 में 28 सितंबर 1929 को। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। गांधी जी 1915 में कितने वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? बताइए साथी। तो आप जानते हैं कि जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी, लेकिन कितने वर्ष की आयु में? तो साथी याद रखिएगा 46 वर्ष की उम्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1918 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 को। नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? किस आंदोलन से संबंध था नमक सत्याग्रह का? तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो सर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन है राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चंपारण सत्याग्रह 1917। आपको बताना खेड़ा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए साथी नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 को। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा? बताइए 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? तो सर जी क्रिप्स मिशन। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 को। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 को। कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? बताइए साथी, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो याद रखिएगा 108 उपनिषदों में से केवल 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन यहां से राइट आंसर 108 11 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? भाई निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? तो सर जी पहला युद्ध तो 1526 में लड़ा गया था, दूसरा 1556 में लड़ा गया था, तीसरा 1761 में लड़ा गया था। देखिए कौन सा ईयर दिया है ऑप्शन में, तो पहला युद्ध का दिया है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने इब्राहिम को पराजित किया था 1526 में। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा सदस्यों की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो साथ ही जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए भाई 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो जी 5 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। लगातार 3 आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है? बताइए दोस्त, लगातार 3 आईपीएल खिताब जीतने वाले कैप्टन का नाम क्या है? ये सवाल आपको बताना है भाई। बताइए, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर? गौतम गंभीर केकेआर, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके, विराट कोहली आरसीबी। तो सर जी लगातार 3 खिताब तो रोहित शर्मा जी ने जीते थे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे भाई। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा कुट्टनाड है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी? तो किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी? तो जेबीएस हल्दाने थे। जेबीएस हल्दाने ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? बताइए, चाय है, कॉफी है, काजू है, लेकिन बाजरा नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वृक्ष तो इसे डायरेक्ट लगाते नहीं, आप किसका इस्तेमाल करते हैं? बीज का छिड़काव होता है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 34 को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के किसके रूप में जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भांगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था? ये अच्छा सवाल है भाई, करंट में ये सवाल पूछा जाएगा। तो 2023 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भारत ने मेजबान किया था। लगातार सभी मैच जीत लिए थे, लेकिन भारत को फाइनल में निराशा का हाथ लगा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाई हरा दिया था। आप सभी को मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था भाई, याद रखिएगा 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को। इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? बताइए साथी, इनमें से दिए गए समूह से संबंधित कौन नहीं है? जैसे देखिए सीबी रमन, शकुंतला देवी, सत्येंद्र नाथ बोस, ये सभी क्या है? जैसे सीबी रमन है, शकुंतला देवी है, सत्येंद्र नाथ बोस है। ये क्या है साथी? एक तो देखिए मैथमेटिशियन है,
मैथमेटिशियन है और एक साइंटिस्ट है। लेकिन जो सुधा चंद्रन है ये भाई एक एक्टर है। क्या है? एक्टर है। तो यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सीवी रमन क्या है? मैथमेटिशियन है। और शकुंतला देवी और सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट हैं। याद रखिएगा डी ऑप्शन सुधा चंद्रन या एक्टर है। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बताइए पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये केरल में है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 38। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? बताइए साथी भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 40। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बताइए साथी। तो सर जी खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन 1920 से लेकर 1924 के बीच हुआ था। याद रखिएगा साथी डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से यह किसका हिस्सा था? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका भाग था? तो ये असम राज्य का था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो साथी जो अपना प्यारा इंडिया है वो किस नदी से लिया गया है? तो सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 43। संगम काल के महाकाव्य शिलप्पदिकरम और मणिमेकलई ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो साथी ये तो कल की क्लास में हमने सवाल कराया था। केवल शिलप्पदिकरम का बताया था किस भाषा में लिखा गया था। आज लेकिन मणिमेकलई भी आ गया। तो जो शिलप्पदिकरम लिखाएगा वही तो मणिमेकलई भी लिखा जाएगा यानी तमिल भाषा में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? बताइए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने के विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो याद रखिए अमेरिका देश से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए 2008 की बात कर रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यह एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डेली आपको सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे क्लास मिलेगी। तो भाई इस बार सिलेक्शन लेना है 32,438 पद में से 1,08,00,000 स्टूडेंट को बीट करना है। तो आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगी भाई, सब कुछ आपको त्याग देना पड़ेगा। बस 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने त्याग दीजिए। उसका जब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा वो खुशी कभी जीवन में वो खुशी नहीं मिलती साथी जो आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद मिलेगी। तो उसी के लिए आपको मेहनत करना है भाई। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए उसके बाद आपका पूरा लाइफ जो है वो सेट होएगा भाई। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जो आपका मन होगा वो आप करेंगे। बस एक बार सिलेक्शन तो लीजिए। तो अंकलेश्वर और कलोल ये किसके 2 तेल क्षेत्र हैं? अंकलेश्वर और कलोल किसके 2 तेल क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करिए। तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 49।
विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलंखिलिया भजन शामिल है? तो बताइए साथी, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलंखिलिया भजन शामिल है? तो याद रखिए 1028 मंत्र शामिल है ऋग्वेद में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। केरल की राज्य भाषा क्या है? तो केरल की राज्य भाषा मलयालम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 52 को। बृहदेश्वर मंदिर ये किसके काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है? बताइए। बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है? तो याद रखिएगा चोल काल का है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। डैश हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो साथी ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बी ऑप्शन ग्लूकोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए, क्या बनेगा राइट आंसर? डी डैश बीज के 3 भाग कौन से होते हैं? तो बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक बीज पत्र होता है, मूलांकुर होता है और बीजांड होता है। बीज पत्र मूलांकुर, केवल बी ऑप्शन में देखिए मूलांकुर लिखा गया है, तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीज पत्र युग्मनज नहीं होता भाई, इसमें देखिए मूलांकुर लिखा था, लेकिन बीज पत्र मूलांकुर और बीजांड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 55 को। एक आदमी के पास कितने अंडकोश होते हैं? तो सर जी 2 ही तो होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। एरियोलर उत्तक किसके बीच एक भराव उत्तक का कार्य करता है? बताइए साथी, एरियोलर उत्तक किसके बीच एक भराव उत्तक का कार्य करता है? तो त्वचा और पेशियों के बीच एक भराव उत्तक का कार्य करता है एरियोलर उत्तक। ऑप्शन यहाँ से त्वचा और पेशियां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। साइटोन को क्या कहा जाता है? बताइए साइटोन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पेरिकैरियन सेल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइंस के सारे क्वेश्चन तैयार करना है क्योंकि 25 क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 58। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्त, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अपघटन अभिक्रिया में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन किन आवर्त में पाया जाता है? तो ये तो इजी सवाल है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन चौथे आवर्त में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। डैश अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कौन करता है? बताइए साथी। तो सर जी एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो साथी Al2O3 होता है, इसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिना भी बोल सकते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो Al2O3 अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 कॉल करिए। अक्रिय गैस किस समूह में होती है? अक्रिय गैस बताइए साथी। तो याद रखिए दोस्त 8A समूह में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। आवर्त सारणी के 18 8A में शामिल होता है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और एक ओजी जो भी आ चुका, ओजी भी आ चुका है साथी, जो ऑर्गनेशन बोलते हैं। क्या ऑर्गनेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। यदि आप किस धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाती है? तो सर जी यदि आप गैलियम यानी Ga धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 63। डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? बताइए डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? तो याद रखिए साथी अलेक जेफ्रेयस थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक एग्जाम्पल है? तो जाइलम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जाइलम का काम क्या होता है? जड़ से लेकर पेट की सभी पार्ट में जल का पहुंचाना होता है। ओके, फ्लोएम का भोजन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कॉल करिए। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? बताइए। जैसे Ca का भार कितना होता है साथी? 40 होता है ना। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। इसका आपको बताना है तो Ca प्लस O का भार कितना हो जाएगा? 40 प्लस 16 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी ऑप्शन। तो इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मोलर मास या इक्विवेलेंट वेट, जो ऑक्सीजन का भार या आपका कैल्शियम का भार। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो सर जी ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताइए साथी। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथी याद रखिएगा 48 U होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? उम्मीद करूंगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? बताइए, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो तन्यता भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताइए। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। चलिए बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Np का मतलब नेपटूनियम बोलते हैं। क्या होता है साथी? Np का मतलब सर जी नेपटूनियम बोलते हैं गुरु। ओके, और Jr का मतलब जर्कोनियम। बिल्कुल जर्कोनियम। तो एक संक्रमण धातु कौन सा नहीं है? जर्कोनियम की Tc का मतलब टेकनेटियम। क्या होता है साथी? TeCHNETIUM यानी टेकनेटियम बोलते हैं। और साथी आरी का मतलब रेहनियम, RHENIUM। तो इनमें से एक संक्रमण धातु कौन नहीं है? तो याद रखिएगा नेपटूनियम नहीं है दोस्त। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र, तो सर जी एल्केन का तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे CnH2n-2 एल्केन किस में लगता है? किस में लगता है साथी? है एल्काइन में लगता है। एल्काइन में लगता है। और CnH2n ठीक है, ये एल्केन में होता है। और साथी आपका यहाँ पे CnH2n ये किसका होता है भाई? तो एल्कीन ईन में होता है CnH2n डायरेक्ट। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को हल करिए। यदि एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। यदि एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या बोला जाता है? तो खिंचाव बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 71। एक वस्तु स्थिर गति से चलती है जब उसका मान नगण्य होता है। बताइए, एक वस्तु स्थिर गति से चलती है जब बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है यानी शून्य होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 को हल करिए। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्त, किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो पश्चदर्शी दर्पण होते हैं, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। दाब बराबर क्या होता है? बताइए। दाब बराबर उत्क्षेप अपान में क्षेत्रफल। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 74 को। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? बताइए, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो सर जी सेलुलोज से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। 75 नंबर क्या राइट आंसर होगा? डैश एक लिंगी पुष्प है। बताइए, इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो याद रखिए पपीता एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 76। आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना होता है? बताइए। जो आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म है पौधों की पत्तियों में, तो दो प्रकार की सिरा रचना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 77 को। डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? बताइए साथी। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग तो अग्र मस्तिष्क होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को हल करिए। बहुविखंडन के द्वारा किसके एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? बताइए। तो दोस्त बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए दोस्त कुल की। किसकी? जो कुल है भाई, हमारा कुल जो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन साथी आज की सीरीज का हल करिए। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो भाई जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस समय क्या बनता है? तो सर जी धात्विक ऑक्साइड बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हुआ होगा। किसी प्रकार का आपका डाउट इस सॉल्व को हल करने में या इस क्लास को किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक दोपहर 2 बजे नए क्लास के साथ ग्रुप डी के पेपर के लिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।